सो वेरी ग्रेट मॉर्निंग साथियों, नमस्कार और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया दैट इज वेरी वंडरफुल, मतलब वंडरफुल है। आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ आज हो सकता है कई सारे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार होंगे, या बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा कई लोगों के पास, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे। आज आप यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जहां सर्च करना चाहें आप सर्च कीजिएगा, और अगर आपको मिले तो बताइएगा कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पे इस तरीके की ट्रेनिंग्स आप लोगों को दी जाती है। तो मीटिंग के बीच में एक सेकेंड के लिए भी इधर उधर मत होइएगा। रात्रि की मीटिंग रहती है, हैंड रेज नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसको समय से चालू करना और समय से बंद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट नाइट में एंटर कर चुके होते हैं। तो मीटिंग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितने कम शब्दों में और जितने कम समय के अंदर इस मीटिंग को क्लोज किया जा सके बेहतर है। तो मैं लेके चलता हूं आप सभी लोगों को आज की पीपीटी के तरफ। और बहुत ही, क्योंकि मैंने पहले ओपन की थी तो शायद बंद हो गया है, और बहुत मजा आएगा। बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को सुनने को, सोच समझने को मिलेगा। तो बिल्कुल अपना निगाह, अपनी नजर, अपना पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ रखिएगा, और सिर्फ ये जो मीटिंग में बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है बहुत सारे सिकवे गिले होंगे आपको सिस्टम से, मेरे से, अपने अपलाइन डाउनलाइन से। उन सिकवे गिलों को साइड में रखिएगा, क्योंकि ये जो मीटिंग है मैं आप लोगों को सीधे वॉल्यूम 2 की तरफ लेके चल रहा हूँ। वॉल्यूम 1 में नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें और पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो ये मीटिंग जो है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, नॉट ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग, और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या अल्फा विन में ही नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पे आपको ये काम आएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते होंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल पूछते होंगे। तो बेसिकली दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को स्टार्ट ऑफ दिस मीटिंग। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी इस मीटिंग की, जहाँ पे लाइव क्वेश्चन आंसर होते हैं। आज तक बहुत कम ऐसे सिस्टम है जहाँ पे ऐसे चीजें होती है, लेकिन अगर कहीं पे होता भी है तो स्क्रिप्टेड होता है। क्वेश्चन पहले से दिया हुआ होता है होस्ट को, और आंसर्स वो पहले से लिख के रखते हैं। उनको पता होता है कब कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप लोगों ने ये जो 10:30 वाली मीटिंग आप लोगों ने देखी होगी, हमेशा से विदाउट स्क्रिप्टेड होता है। और एक चीज मैंने जो अपने रियल लाइफ में अनुभव किया वो ये कि जब भी मैंने इन मीटिंग्स को लिया, हर मीटिंग में क्वेश्चन आंसर के सेशन में कम से कम 30 क्वेश्चंस लिए। कम से कम की बात बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चंस लिए। और कई बार हमने 60 70 क्वेश्चंस भी एक मीटिंग में लिए हैं। लेकिन प्राउडली आई कैन से कि हम लोगों ने ऐसे आई थिंक दर्जनों मीटिंग्स करी है, लेकिन कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसका आंसर हम नहीं दे पाए, या मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया सामने वाले को। अब ये बहुत गहरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, या दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता है, वो सब कुछ जानता है, ऐसा कोई भी नहीं है, एक सिंगल पर्सन भी नहीं। लेकिन फिर भी आप हर एक प्रश्न का बहुत ही सटीकता से आंसर दे सकते हैं, और वो व्यक्ति आपके आंसर से सेटिस्फाइड भी हो जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत ये नहीं है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको आए। जरूरी ये है कि उत्तर देते कैसे हैं ये आपको पता हो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जहां पे आपको आंसर नहीं सिखाया जाता है, एक्चुअल में आपको आंसर देने का तरीका समझाया जाता है। जो आपके प्रोस्पेक्ट, जो आपके कस्टमर, जो आपके जो भी क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति होता है, उसके क्वेश्चन को कैसे, उसके ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करते हैं, कैसे आंसर करते हैं, ये अपने आप में एक कला है, जिसको मैं बहुत ही कम, बहुत ही कुछ कम स्लाइड्स में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चलते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि आज का जो एजेंडा है वो क्या रहने वाला है, या आज
हम लोग किन किन मेन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्शन क्या होता है और ये ऑब्जेक्शन क्यों होता है, क्यों लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं, क्यों लोग क्वेश्चंस करते हैं और ये ऑब्जेक्शन क्या होता है, ये हम मीटिंग के सबसे पहले में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्शंस कितने तरह के होते हैं। उसके बाद तीसरे चरण में हम लोग बात करेंगे कि इन ऑब्जेक्शन से बाहर कैसे आए और लास्ट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे आपकी जो काम है उसमें ग्रोथ आएगा। सॉरी दोस्तों, चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्शन होता क्या है। कई लोग क्वेश्चन सुन के घबरा जाते हैं और कई लोग तो गाली गलौज पे आ जाते हैं, कई लोग गुस्सा हो जाते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इंग्लिश में है। लेकिन ऑब्जेक्शन एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? एक कंसर्न है, एक हेजिटेशन आप बोल सकते हैं, एक संदेह है जो व्यक्ति को आपके सिस्टम में आने से रोकता है। एक ऐसी बात, एक ऐसी बाधा, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा डाउट, एक ऐसा हेजिटेशन, एक ऐसा संदेह, एक ऐसी शंका, एक ऐसा क्वेश्चन, पुरानी भ्रांतियां, मिथ्स, जो आपको आपके साथ जुड़ने से उस व्यक्ति को रोकता है। अब इसको दो तरीके से आप ले सकते हैं। पॉजिटिव वे तो ये है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? कि उसका जो शंका है, उसका जो संदेह है, उसका जो क्वेश्चन है, वो जो पूछना चाहता है, अगर उसको आपने क्लियर कर दिया तो वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो ऑब्जेक्शंस को कभी भी निगेटिव वे में ना लो। दूसरे की बात करो तो ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं दोस्तों, एक बैरियर की तरह होते हैं, एक पतली दीवार आप बोल सकते हैं, एक स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं, जो करेंट सिचुएशन, जो अभी की आपकी सिचुएशन है और कस्टमर जो चाहता है, यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट चाहता है, इन दोनों के बीच में एक दीवार। यानी एक्चुअल में कस्टमर के जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर अगर आपने कर दिया तो ये आपका वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन। तो ऑब्जेक्शन जो है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले कि आप चाहते क्या हैं और उसकी जरूरत क्या है। इन दोनों के बीच का एक गैप है, फासला है। इसको अगर मिटा दिया तो आप और वो दोनों मिल जाते हैं और आपकी टीम बढ़ने लगती है। ऑब्जेक्शंस को एक और चीज समझ लेते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन होता क्यों है। हमने अभी समझा ऑब्जेक्शन क्या है, अभी हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्शन क्यों होता है। सबसे पहली चीज समझिएगा कि ऑब्जेक्शन होगा क्यों। आप समझिए, मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा साइड में रखता हूं ताकि आप लोग इजीली रिलेट कर पाए, समझ पाए। अब समझिए कि आप घर से सब्जी लेने निकल रहे हैं। आपने घर से सब्जी लेना है, आपको क्या लेने हैं? आपको पनीर लेना है, आधा किलो पनीर लेने आप निकले। अब घर से जब आप पनीर लेने जाते हैं तो आप सोचे कि आपको अगल बगल में कितनी सारी दुकानें दिखती होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी दिखती होगी, साइकिल वाले की दुकान भी दिखती होगी, हो सकता है दवाई की दुकान भी दिखती होगी, या और भी बहुत सारी दुकानें आपको दिखती होंगी। लेकिन क्या आपने कभी बिना वजह किसी दुकान में जाके और किसी चीज का रेट पूछा है? 99% आंसर इज नो। आप जिस चीज के लिए जाते हो वो लेते हो और उसी का प्राइस पूछते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पनीर लेने गए हो तो पनीर वाले को आप बोल सकते हो कि आपका प्राइस जो है वो महंगा है या आपका पनीर ठीक नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्शन है। लेकिन आप दवाई की दुकान पे जाके नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि आपको पनीर की जरूरत है। तो आपका ऑब्जेक्शन किससे होगा? पनीर से होगा। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से कि ऑब्जेक्शन वही व्यक्ति करता है जिसको आपके सिस्टम की जरूरत होती है। वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। वो आपको इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मेरे ये क्वेश्चंस हैं, मेरे ये सवाल हैं, या मुझे ये डाउट है, इन डाउट्स को क्लियर कर दो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। अच्छा, इस बात को बिल्कुल गांठ मत बांध लेना।
क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं ताकि आप उनका सिस्टम ज्वाइन कर लो। वो सुनते ही नहीं है, वो बिल्कुल तार्किक बातों में बात नहीं करते। तो हमेशा आप ऑब्जेक्शंस का आंसर, जब अगले स्लाइड्स में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, उन लोगों के साथ ऑब्जेक्शन का आंसर करें, तर्क करें जो आपसे तार्किक बातें करते हैं। जो बिना सर पैर की बात करते हैं मेरे भाई, उनसे बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था दोस्तों कि ऑब्जेक्शन आप उसी चीज का करते हैं जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है। अगर कोई चीज आप नहीं लेना चाहते हैं या उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है उसके बारे में, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, या आज की डेट में किसी के पास इतना समय नहीं है वो आपसे ऑब्जेक्शन करेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्शन इज अ बाइंग सिग्नल। आप इसको एक बाइंग सिग्नल बोल सकते हैं। एक सिग्नल है जो आपको दिखा रहा है कि हाँ ये व्यक्ति इंटरेस्ट है। आप उसको प्लान दे रहे हैं, वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जानना चाहता है ना। अगर नहीं जानना चाहता तो कौन, किसके पास समय, आपके पास 1.5 घंटा 1 घंटा आधा घंटा बैठ के आपके प्लान को सुनेगा। तो ऑब्जेक्शंस को इसलिए होता है क्योंकि वो आपके पास उस आपके जो सिस्टम है या आप जो उसको बताना चाहते हैं उसको जानने में वो इंटरेस्टेड है। सबसे पहले जो चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑब्जेक्शंस तो आपके पास आएंगे, आप उनको सुनना भी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है एड्रेस इट राइट वे इन प्रोफेशनल मैनर। प्रोफेशनल मैनर्स में, प्रोफेशनली, मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से अनप्रोफेशनल लोग हैं। करोड़ों रुपया कमाते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं होना चाहते। ना वो प्रोफेशनली ड्रेसअप करना चाहते हैं, ना वो प्रोफेशनली बात करना चाहते हैं, ना वो प्रोफेशनली उठना बैठना चाहते हैं, ना अपने आप को प्रोफेशनली चेंज करना चाहते हैं। मेरे भाई, आज मैं सुबह में किसी से बात कर रहा था फोन पे, उनको समझा रहा था यही बात कि आज यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और पूरे दुनिया के कोने कोने से युवा बच्चे जो बीबीए, एमबीए, ग्रेजुएशन करके दिल्ली में आते हैं, 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। और पूरे हमारे लाइफ की जो सबसे बड़ी सेकेंड इन्वेस्टमेंट होती है आफ्टर होम, घर के अलावा, वो होती है हमारी स्टडी। 20 साल का इन्वेस्टमेंट करके 20 हजार की नौकरी करते हैं। और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा कभी जोड़ के देखिए। लेकिन वहां पे लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि यार 2800 रुपए, 3000 रुपए लगाने पड़ते हैं या 10,000 रुपए लगाने पड़ते हैं। ये जो 20,000 की नौकरी जो लड़के आज की डेट में करते हैं या जो भी लोग करते हैं, किसी को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या एक व्यक्ति जो 20,000 रुपए कमाता है और मान लीजिए यूपी का ही कहीं का वो बच्चा है, तो क्या वो 20,000 का 20,000 अपनी जेब में रहता है? आंसर इज नो। वो 5,000 6,000 रुपए जो है हर महीने रूम वाले को रेंट दे देता है। क्या वो घर पे होता तो वो रेंट देना पड़ता? आंसर इज नो, नहीं देना पड़ता उसको रेंट। वो 5-6 हजार रुपए उसके बचते, उसको आने जाने का किराया नहीं लगता, लगता है 1,000-2,000 रुपए वो रोज ऑफिस जाने का, आने का और तमाम चीजों पे खर्च करता है अपने ग्रूमिंग के ऊपर, और लास्ट में 5-7 हजार रुपए बचा पाता है। यानी वो 20,000 की नौकरी, हर महीने 20,000 लेने के लिए वो 6 से 7 हजार रुपया, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 6 से 7 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और हर दिन कम से कम 8 घंटे की नौकरी करता है और वो प्रोफेशनल रहता है। जब वो जाएगा ना, जब वो ऑफिस जाता है वो बंदा, तो आप उसको देखेंगे तो अच्छा सा शर्ट पैंट और बाल बाल बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉम किए होंगे, और उसके अपने कंपनी के हिसाब से अगर कोई यूनिफॉर्म सेलेक्ट है तो वो यूनिफॉर्म को भी पहनेगा और अच्छे से जूते वूते पॉलिश करके अच्छे तरीके से जाता है, क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहता है। उसके ऑफिस, उसके बॉस उसको अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं। यहाँ पे ये इस विषय से हट के था, लेकिन एक प्रोफेशनल वर्ड है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि यार जब हम 20,000 25,000 की नौकरी करने के लिए प्रोफेशनल बन सकते हैं, हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ अगर आप करोड़ों रुपया कमाने की सोच रहे हैं, करोड़ों रुपए की आपकी प्लानिंग्स हैं, तो आप प्रोफेशनल क्यों नहीं बनते? प्रोफेशनल बने। प्रोफेशनल बनने का मतलब क्या है? टाई साई लगाना ही होता है। जब आप प्लान देने जाते हैं तो अच्छा सा
गेटअप होना चाहिए, किसी दिन उस पर हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। आपके पास अपना जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह होने चाहिए, आपका बात करने का तरीका, लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपकी बात सुन के लोग इम्प्रेस हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे आप सही तरीके से प्रोफेशनली उस बात को मैनेज करें, किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये अगली स्लाइड्स में हम लोग समझ लेंगे कि ऑब्जेक्शन को प्रोफेशनली कैसे मैनेज करते हैं। तो प्रोफेशनल अगर बनना है, और जब मैं प्रोफेशनल शब्द का यूज करता हूँ, तो प्रोफेशनली आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप प्रोफेशनली गेटअप हैं, आप प्रोफेशनली तैयार हैं, आप प्रोफेशनली बात भी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अगर आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल नहीं है तो आप प्रोफेशनल बन भी नहीं पाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर हैंडल करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको सूट नहीं करेगी। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, और जैसा मैंने बताया था पहले कि ये बाइंग सिग्नल है, एक अपॉर्चुनिटी है, और इसको किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे इसके बारे में आज हम लोग विचार करें। ऑब्जेक्शन कितने तरह के होते हैं, किस किस तरीके के ऑब्जेक्शन हो सकते हैं? आंसर इज अनलिमिटेड। जितने लोग उतने तरीके के ऑब्जेक्शन, और हर ऑब्जेक्शन का जवाब हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, ना फ्यूचर में कभी होगा। वेरी क्लियर, नहीं होगा। और जो व्यक्ति कहता है ना कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं, हर सवाल आप मेरे से कुछ भी पूछो मैं आंसर कर सकता हूं मेरे सिस्टम के बारे में, एक्चुअल में उसको हर सवाल का आंसर नहीं पता, उसको पता है हाउ टू आंसर। उसको पता है कि कौन से सवाल का क्या आंसर देना है और किस तरीके से आंसर देके मैं अपने प्रोस्पेक्ट को सेटिस्फाई कर सकता हूं। दैट इज द बेस्ट। तो ऑब्जेक्शंस के टाइप में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का बहुत कम यूज है इस पूरे पीडीएफ में, पूरे पीपीटी में। रीजन ये कि इसको आप लोग एक अलग तरीके से लो। बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स टू एक्सपेंसिव, है ना, इसका मतलब बहुत महंगा है आपका प्लान, बहुत सिस्टम आपका महंगा है, 9,000 10,000 रुपए ज्यादातर पाकिस्तान में। कई लोग कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ऑनलाइन बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं, वहां पे तो $10 से ज्वाइनिंग हो जाती है, या वहां पे तो ऐसी ऐसी फैसिलिटीज मिलती है, वहां पे तो डेली का 1% 2% का रिटर्न भी मिलता है। बहुत सारी चीजें क्वेश्चन हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग का भी प्रॉब्लम होता है, कई सारे लोग प्लान को समझ नहीं पाते। और कई लोग ब्रांड लॉयल्टी की बात करते हैं। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब कि जैसे कितना लॉयल ब्रांड है, इसके क्रिएटर कौन है, सिस्टम की प्रामाणिकता क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, कब से आप चल रहे हैं, कितनी कम्युनिटी है, ये सारे ब्रांड लॉयल्टी के क्वेश्चन है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कितने तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं। जो अब इसको भी अगर आप कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जैसे एक्सपेंसिव वाला जो क्वेश्चंस है, जो मैंने बोला था, कई सारे लोग कहते हैं आपका प्लान महंगा है, उसमें भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे ये प्लान महंगा है। कई लोग कहेंगे मेरे पास बजट नहीं है। कई लोग आपसे कहेंगे कि कुछ सस्ते अल्टरनेटिव्स। सस्ते अल्टरनेटिव्स का मतलब अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो मैं $100 का नहीं कर सकता, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है जहां पे मैं $5 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसे भी एक्सपेंसिव वाले में आ जाएगा। दूसरा हम लोगों ने बताया नीड वाला भी एक सेगमेंट है जहां पे जरूरत की लोग बात करते हैं। कई सारे लोग कहेंगे मेरे परिवार में पहले भी किसी ने किया था कुछ नहीं हुआ, या मेरे जानने वाले ने किया था कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं करना ये सब। इस तरीके की चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। इस सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं और ये सिस्टम मेरी जरूरतों को पूरा कैसे करेगा, ये नीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑनलाइन में भी कई लोग आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्लान जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उन प्लान्स में और आपके प्लान्स में क्या दिक्कत है, आप उस प्लान से कैसे बेहतर हैं जो ऑनलाइन से। अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बेसिकली मुझे तो ये काम करने आता नहीं है, मैं कैसे इस काम को करूंगा, ठीक है। और कई सारे लोग ब्रांड लॉयल्टी की बात जब आती है तो अब बहुत सारे कंपनी वाले आपको मिलते हैं ना, कहते हैं नहीं भैया मैं तो अपने सिस्टम के साथ खुश हूँ, है ना, मुझे नहीं चाहिए आपका सिस्टम, आप मेरे सिस्टम में आ जाओ।
या मेरे फ्रेंड ने तो फला कंपनी रिकमेंड किया, भाई मैंने तो प्लान देखा, मैंने पूछा तो उसने कहा ये नहीं, वो वाला बेहतर है, वो वाला कर दो। ये 3 चीजें तो अभी तक हमने समझ ली। ऑब्जेक्शन क्या होता है इस पे भी हमने बात कर ली, ऑब्जेक्शन क्यों होता है इस पे भी हमने बात कर ली, और ऑब्जेक्शन कैसे कैसे होते हैं, कितने तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं उस पे भी हमने बात की। अब यहां से बहुत ही ध्यान से सुनना, और ये जो स्लाइड है ना, इसको अगर समझ गए मेरे भाई तो मजा आ जाएगा। अब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन का। ऑब्जेक्शन से ओवरकम कैसे करें, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे रिप्लाई किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों ऑब्जेक्शन का हैंडल करने का, वो होता है लिसन, सुनना। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं। सेकंड होता है रिपीट करने का, जो आपने सुना उसको दोहराना होता है, इसको हम लोग डिटेल में अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग का। अब आपने पहले सुना, उसके बाद उसको रिपीट किया, तो इससे क्या हुआ कि आप दोनों को समझ में आ गया कि वो जो पूछ रहा है और आप जो आंसर देने जा रहे हो दोनों सेम है। उसके बाद आपके पास कुछ सेकेंड्स का समय होता है उसके प्रॉब्लम को, उसके क्वेश्चंस को समझने का, और उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड करने के बाद जब आप आंसर दे लेते हैं तो आप उसको कंफर्म करते हैं कि उस सामने वाला बंदे को जो मैंने आंसर दिया, जो सामने वाले लीडर को मैंने आंसर दिया, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी को हम लोग 1 by 1 बात करते हैं। लिसन, सुनना, सबको समझ में आता है सुनना है, लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप उसकी बातों को सुने, उसको समझने की कोशिश करें, उसके जो वॉइस टोन है उससे आप पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब वो वाई आप पकड़ पाएंगे ना, तो मतलब आप बहुत जल्दी उसको और बहुत अच्छा आंसर देके आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। कई बार आपको थोड़ा र्यूड भी बोलना पड़ता है, कई बार आपको गुस्से से बोलना पड़ता है, मैं कई बार र्यूड हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कोई ऑब्जेक्शंस करता है तो मुझे अंदाजा चल जाता है कि उसके क्वेश्चन पूछने का जो रीजन है वो क्या है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से इसलिए पूछ रहा है कि उसको नहीं पता, देन आई कैन आंसर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे इसलिए पूछ रहा है कि वो मेरी नॉलेज को चेक कर रहा है, मुझे आता है कि नहीं आता है, तो मैं आंसर नहीं दूंगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए मेरे से मेरे सिस्टम के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मेरे सिस्टम को बुरा दिखाना चाहता है, आई विल नॉट आंसर इट, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर है। आपको इन आंसर्स का पता, उसके क्वेश्चन के रीजन का पता कैसे चलेगा? उसके क्वेश्चन का रीजन पता चलेगा जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे। और यहाँ पे कई लोग गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट का पूरा नहीं होता है, बीच में आपका आंसर चालू हो जाता है, उसकी बात पूरी नहीं होती, आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। रिपीट तो कोई करता ही नहीं, एक दो लोगों को छोड़ के। मैं मुकेश सर को देखता हूँ, वो बड़ा फॉलो करते हैं, वो रिपीट करते हैं। ज्यादातर लोग रिपीट ही नहीं करते हैं, और इस चक्कर में होता क्या, वो क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ और आंसर दे दिया कुछ और। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन पूछना है कि अल्फा विन के प्लान ए में ऑटो पुल कैसे आता। अब मैं किसी लीडर से बात करता हूँ, अब उनसे कह रहा हूँ सर ठीक है, प्लान तो ठीक है, आप बताएं ऑटो पुल। जैसे ही मैंने ऑटो पुल बोला, वो बोला अरे सर आप टेंशन मत लो, 2 महीने में ऑटो पुल आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरा सुना ही नहीं, और सुना नहीं तो वो रिपीट भी नहीं किया, वो सीधे आंसर करना शुरू कर दिया, बीच में मुझे रोक दिया, उसको पता ही नहीं चला कि मैं पूछ रहा हूँ ऑटो पुल कैसे आता है और वो आंसर कर रहा है ऑटो पुल कब आता है। तो इसके लिए मेरे भाई एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, और आप अच्छे वक्ता यानी बोलने वाले तब बन सकते हैं जब अच्छा सुनने वाले बन सकते हैं। और एक लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्कर हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है, और वो बहुत अच्छा लिसनर होता है। तो अपने अंदर सुनने की आदत डालें, लेकिन सुने उसकी
पूछने का मकसद सही हो, जो आपसे तार्किक बातें कर रहा हो, जो आपसे ऐसी बातें कर रहा हो जिसका कोई मतलब हो, जो पॉइंट टू पॉइंट हो, तो उससे आप बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। एक मेरे डाउनलाइन है, उन्होंने किसी प्रोस्पेक्ट से मेरी बात कराई, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर ये जो सिस्टम है ये कहाँ से चल रहा है। तो हमने कहा कि सर ये सिस्टम जो है अपने इंडिया का है और इसके जो क्रिएटर हैं वो गुजरात से हैं, नादियाड शहर के हैं, मनोज बघेला उनका नाम है। हम लोग कई बार मिल चुके हैं, अभी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब उन्होंने अगला एक क्वेश्चन जैसे ही उन्होंने रखा तो मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे इनसे बात नहीं करनी है। उन्होंने कहा नहीं सर इंडिया का हो ही नहीं सकता। हमने कहा सर क्यों? तो उन्होंने बोला कि इसमें तो .US लगा है। मैंने कहा तो क्या हो गया सर? बोले कि .US का मतलब तो होता है यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका का बना हुआ है। तो मैंने कहा फिर .in का मतलब क्या होगा? तो बोले इन का मतलब इंडिया। मैंने कहा फिर .com का मतलब बता दे मेरे भाई, .net का मतलब बता दे, .biz का मतलब बता दे। अब मुझे समझ में आ गया कि भाई दीवार पे अगर आप सर फोड़ रहे हो, आप बहुत अच्छे लीडर हो, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी चीज आ रही है, लेकिन .US का मतलब अगर कोई आपको यूनाइटेड स्टेट बता रहा है और ऊपर से आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपकी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग धरी की धरी रह जाए। ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना है। लेकिन जो लोग आपसे तार्किक बातें कर रहे हैं उनकी बातों को पूरा सबसे पहले पूरा उसको सुने, पूरा सुनने के बाद उसको रिपीट करें। अब इस प्रोसेस को आप लोग एक समझिएगा, कई बार हम लोगों में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी अपने मोबाइल ऑपरेटर के कस्टमर केयर में कॉल ना किया। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता। 100% लोगों ने अपने मोबाइल के कस्टमर केयर में कॉल किया। मैं जब था अपने सिस्टम में, जब मैं ट्रेनर था तो मैं उस कस्टमर केयर को भी ट्रेनिंग देता था। अब वो कस्टमर केयर वाले से थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए, वो क्या बोलता है जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं। तो वो बोलता है नमस्कार नमस्कार सर, मैं नवीन खरवार बात कर रहा हूँ, आप बताएं मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। उसके बाद वो चुपचाप बैठा रहता है, जब तक आप बोलोगे वो बोलेगा नहीं। दैट मीन्स दिस इज द एक्टिव लिसनिंग। वो बहुत ही ध्यान से आपकी बातों को सुनता है। अब जब सुन लेता है तो वो फिर आपकी बात को रिपीट करता है और कहता है, कभी अभी जिसने नहीं किया होगा कॉल भी कॉल के देखना, यही प्रोफेशनल तरीका है। उसके बाद वो आपको रिपीट करेगा, कहेगा सर जैसा मैं समझ पा रहा हूं, आपने कहा कि आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। आप बोलोगे जी, तो जैसे ही आप यस बोलोगे तब वो आपको रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यही सही तरीका है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रीटिंग्स करनी है। ग्रीटिंग्स करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ग्रीटिंग इसलिए नहीं है कि ऑब्जेक्शन आपका प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आता है और प्लान प्रेजेंटेशन से पहले आप ग्रीटिंग कर लेते हैं। तो एक मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो आपने सबसे पहले ग्रीटिंग के बाद आपने ऑब्जेक्शन लिया, उसका क्वेश्चन लिया, उसको अच्छे तरीके से सुना, समझा, उसके बाद उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया आपने। और जब आपने उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया और उधर से आंसर आया कि हाँ मैं यही पूछ रहा हूं, देन यू हैव टू स्टार्ट द आंसर, रिस्पॉन्स बेसिकली। अब रिपीट करने के दो फायदे हैं। पहली चीज, उस व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति जो आपसे प्रश्न कर रहा है वो रिस्पेक्टेड फील करता है, वो अच्छा फील करता है। क्यों अच्छा फील करता है? क्योंकि उसको लगता है कि आप उसकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, उसको अच्छा लगता है। और जब आप रिपीट करते हैं तो आपका फायदा ये हो जाता है कि आप 100% श्योर हो जाते हैं कि आप आंसर वही कर रहे हैं जो क्वेश्चन उसने पूछा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है उसके ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से सुनना है, फिर रिपीट करना है। अब रिपीट कर लिया तो कुछ चंद सेकंड में उसको सही तरीके से समझना है और उसको ये कोशिश करना है कि किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं कि उसको बेहतर तरीका समझ में आ जाए।
इसको ऑर्गेनाइज वो थॉट्स भी बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में कई बार अगर आपने देखा होगा तो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ ऑर्गेनाइज जो थॉट। जैसे मैं आपको वो अभी समझा रहा था तो मैंने पनीर का एग्जांपल लिया, तो आप कौन से जगह पे क्या एग्जांपल लेके उसको समझा सकते हो, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत कम समय में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना जल्दी जल्दी तेज होता जाएगा अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। अब आपने सुन लिया, आपने उसको रिपीट कर लिया, आपने उसको समझ लिया, अब आंसर है, अब जो बारी है आपकी वो है आंसर करने की। आंसर करने के लिए कई लोग गलती कर पाते हैं, रिस्पॉन्स और रिएक्शन में डिफरेंस को नहीं समझ पाते, तुरंत शुरू हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं। तू ऐसे बोलेगा, ये पूछेगा मेरे से, तो होता कौन है, लड़ाई कर लो, दैट इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन है। आपको रिएक्शंस नहीं दिखाने, आपको झगड़ा नहीं करना, आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी, आपको रिस्पॉन्स करना, आपको रिस्पॉन्ड करना। वो रिस्पॉन्ड का तरीका थोड़ा सा वो हो सकता है, तल्ख हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है जो सही नहीं है तो आप उसको आंसर भी उस तरीके से दे सकते हैं। आई नेवर डिनाइड दैट, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना है। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप गुस्सा कर रहे हो ना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, आपको रिस्पॉन्स देना है उसको, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको उसको रिस्पॉन्स करना है। अब रिस्पॉन्स करते समय कई बार मैं बोलता हूं कि चूज योर ब्रांड एम्बेसडर। आप अपना ब्रांड एम्बेसडर एक बना लो। अब ब्रांड एम्बेसडर का मतलब वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान नहीं, आप छोटे छोटे ब्रांड एम्बेसडर बना। उदाहरण के तौर पे समझो एक लीडर मुझे कॉल कर रहा है, वो हाउस वाइफ है, वो लेडी है, और वो कहती है मुझे कि सर प्लान तो अच्छा है, पैसे भी मैं लगा लूंगी, लेकिन मेरे पास तो 2 बच्चे हैं और मुझे घर से निकलने की आजादी नहीं है, मैं फोन पे उतना काम कर नहीं पाती, मुझे समझ में नहीं आता। ये एक ऑब्जेक्शन है। कौन सा ऑब्जेक्शन है ये नीड वाली ऑब्जेक्शन, जो हम लोग अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप समझाओगे बड़ा लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा समय दे पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब जैसे मैं मान लो रुचि गुप्ता मैम को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया यहाँ पे, और मैंने एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर दी कि देखिए मैडम आप जो कह रही है ना वो आप सही कह रही है, और हमारे टीम में भी एक लेडी है, उनका नाम है रुचि गुप्ता, वो एक हाउस वाइफ है, उनके भी 3 बच्चे हैं और वो घर से नहीं निकलती है। और शुरू में उनको भी ऐसा लगता था कि वो काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो जुड़ी और हमारी एक जूम मीटिंग होती है मैडम 10:30 बजे से, वहां पे सिखाया जाता है कि मोबाइल चलाना कैसे है और सोशल मीडिया के माध्यम से काम कैसे किया जाता है। और आज वो सीख के 25-30 हजार रुपए हर महीने घर में बैठे हुए और अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए कमा पा रही है। तो आप क्यों नहीं कमा पाएंगे? आप बिल्कुल कमा पाएंगे मैडम। आपको सिर्फ इतना करना है कि ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद हमारी फलाह वाली मीटिंग आपको ज्वाइन करनी है, वहां पे सब कुछ सिखा दिया जाएगा। महीने 1.5 महीने का समय लगेगा, यू विल बी परफेक्ट, और आराम से आप घर बैठे बैठे इनकम कर पाए। ये क्यों हुआ? ये मैं अगर समझाने जाता स्टेप बाय स्टेप आधे घंटे लग जाता, लेकिन मैंने एक छोटा सा एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपने ही टीम की एक लेडी को। और ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे, और मैंने उनके स्टोरी के माध्यम से इनको समझाया और इनको समझ में आ गया। करिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और ऑब्जेक्शन में आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बंदा मुझे कहता है कि सर मैं जुड़ तो जाऊंगा, या मैं मान लो इसको और चेंज कर देता हूं, मैं जुड़ा हुआ तो हूं, लेकिन मैं काम तब करूंगा जब मुझे पहला ऑटो बुलाए। ऐसे कई लोगों के पास क्वेश्चन आते होंगे, एक ऑटो पुल आ जाएगा तब काम करूंगा, दिखा दूंगा तब काम करूंगा। आप उनको दूसरा ब्रांड एम्बेसडर बना दो। सर हमारी टीम में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम फला था, एबीसी, नहीं लूंगा नाम, कई लोगों को बुरा लग जाए, वो हमारे साथ जुड़ गए सर।
और उन्होंने एक ज्वाइनिंग भी लगा दी। लेकिन ज्वाइनिंग लगाने के बाद उन्होंने कहा, बोलने लगे कि नहीं सर मैं तो काम नहीं करूंगा, मेरा पहला ऑटो पुल आएगा तो काम करूंगा। और वो आज काम भी कर रहे हैं सर, क्योंकि उनको ऑटो पुल आ गया। लेकिन उन्होंने जिस डायरेक्ट को जोड़ा था ना, उसका भी ऑटो पुल नहीं आया, लेकिन वो पहले दिन से काम कर रहा था और आज उसकी टीम 1000 लोगों की है और वो $5000 की इनकम कर चुका है। तो डाउनलाइन ने 5 लाख कर लिया और इन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए कमाए डाउनलाइन के काम करने से। तो आपकी इच्छा है सर, देखिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पैसा तो आपको आना है, ऑटो पुल भी आपको आना है, लेकिन जो 2 महीना आप इंतजार करोगे, सोचो अगर 3 दिन में एक ज्वाइनिंग भी लगा लिया तो आपकी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप आंसर करते हो तो लोगों को समझ में जल्दी आ जाता है और एक बेहतर तरीका है कि किसी के माध्यम से किसी को समझाओ तो आपके लिए इजी हो जाता है और आपके पास एक सटीक एग्जाम्पल होता है समझाने का, एक सही तरीका होता है आपको समझाने का कि इस तरीके से आप उनको समझा सकते हो। अब जब आप रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, जब आप रिस्पॉन्स दे लेते हैं, जब समझा लेते हैं, तो अगला होता है कंफर्मेशन। जिसको आपने समझाया, उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया, उस आपके आंसर से वो कितना सेटिस्फाइड है। कस्टमर केयर वालों को कॉल करते हो, क्या बोलता है लास्ट में कि सर इस कॉल के बाद आपके पास एक फीडबैक कॉल आएगा, 1 से लेके 5 तक के नंबर में रेट करना होगा, या लिंक आएगा, या आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपकी मतलब मैं क्वेरी को खत्म करने में, सॉल्व करने में मैं कितनी मददगार रही, ऐसे कुछ पूछते हैं वो लोग। लेकिन वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं और जब तक आप कंफर्मेशन नहीं दोगे वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी। तो कंफर्मेशन से आपको ये पता चलता है कि आपने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर, आपने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे दिया। और सिर्फ दे दिया ये काफी नहीं है, वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो जब भी आप किसी के क्वेश्चन का, किसी के ऑब्जेक्शन का, किसी के डाउट का आंसर करते हैं, तो आंसर करने के बाद आप उससे जरूर ये कंफर्मेशन लीजिए। कंफर्मेशन लेने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। उससे जरूर ये जाने कि आपने जो बातें कही उसको समझ में आई कि नहीं आई, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है, या उसके पास कोई और क्वेरी तो नहीं। तो ये कंफर्मेशन भी हम सभी लोगों को लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर बन सकते हैं आप, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं या जूम मीटिंग के अंदर प्लान लेने आते हैं, कई मेरे साथी होते हैं पोस्टिंग करने आते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या बोलना है। कई मेरे साथी प्लान प्रेजेंटेशन करने आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कौन से वर्ड का यूज कब करना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आता है। मेरे भाई ये जो आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं, कम से कम मैंने कई बार इसका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ट्रिपल टी कई बार मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग दी होगी, अल्फा विंग के अंदर भी दी। लेकिन आज जब मैं इसको प्रेजेंट करने आया तो एटलीस्ट मैंने सारे पेजेस को खोल के एक बार देखा। जब 10 बजे वो मेरी मीटिंग खत्म हुई, 10:30 बजे मीटिंग थी, आधे घंटे का समय जो बचा था उसमें से 5-10 मिनट मैंने इस पे दिया और मैंने इसको चेक किया, इसको देखा कि इसमें कौन से पेज पे क्या लिखा है और मुझे क्या बोलना है। तो जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, अगर आपको आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में पहले से पता है तो आप तैयारी करके जाए। मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मतलब ये कि आप अगर आपका कोई दोस्त है उसको प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको पहले से अपने दोस्त के व्यवहार के बारे में पता है, आपका दोस्त किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ये भी आपको पता है, आप किस तरीके से अपने दोस्त को समझाएंगे ताकि वो जल्दी समझ जाएगा ये भी आपको पता है। लेकिन आप इसका यूज तब कर पाएंगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा प्लान प्रेजेंटर, अच्छा होस्ट, अच्छा लीडर सब बन सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर एक चीज जरूर होनी चाहिए और वो चीज है प्रिपरेशन।
आप कितने भी अच्छे प्लान प्रेजेंटर हैं, लेकिन जब भी आप प्लान देने जाएं तो आप अपनी पीपीटी को, अपना आपके पास जो पीडीएफ है उसको पूरा एक बार जरूर पलट के देख लें, इससे मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम हो जाए। आप अगर बहुत अच्छे होस्ट हैं तो भी आप मीटिंग स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ये सोच लें कि मुझे क्या क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, कुछ भी नहीं चलता। तो ये आपका प्रिपरेशन जो है आपको परफेक्ट बनाता है, और ये हमेशा करना है। और ये मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ जो सबसे बेहतर है, जो सबसे अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करता है, जो सबसे अच्छी होस्टिंग करता है, जिसकी ग्रूमिंग सबसे अच्छी है, उसको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। कोशिश करें, अगर आप फिजिकल काम करते हैं तो आपके जेब में एक छोटा सा शीशा होना चाहिए, एक छोटी सी कंघी भी होनी चाहिए, क्रीम पाउडर भी होने चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं जाता हूँ राजस्थान में, कई सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरे पास फेस वॉश भी रहेगा, लड़कियों वाली क्रीम भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। रीजन ये कि इम्प्रेशन का जमाना है यार। आप इम्प्रेस कर पाओगे तो लोग आपके साथ आएंगे, और ये आपका बिजनेस है, आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप किस तरीके का चश्मा लगाएं कि आपकी आंखों पे सूट करे, वो बाल आपके रुक जाए, आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। तो आपको प्रिपरेशन हर चीज की करनी है बिफोर द प्रेजेंटेशन। आप जब भी प्रेजेंट करने जाते हो आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आप एनालाइज करने की कोशिश करें ऑब्जेक्शंस की, जो बार बार कस्टमर्स आपसे पूछते हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि एक एरिया में एक तरह के लोग ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये चीज थोड़ा समझना काफी मुश्किल लग रहा होगा कई लोगों को कि एक एरिया में एक तरह के लोग ज्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो लोग फिजिकल काम करते हैं वो लोग समझते होंगे कि आप किसी एरिया में लोगों को प्लान देने जाते हो और सब यही कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है। मेरी बात समझो, सबके सब यही बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है जी। अच्छा, सबके सब यही लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं यार, ऐसी कंपनियां तो भाग जाती। तो एक तरह के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप फिजिकल काम करते हैं और कोई स्पेसिफिक एरिया है तो वहां पे 2-3 ऑब्जेक्शन ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर उन 2-3 ऑब्जेक्शंस को आपने लिख लिया, कैटेगराइज कर लिया और उनका आंसर देना सीख लिया, दैट मीन्स आप अपने एरिया के बादशाह हो। आप हर व्यक्ति को आंसर कर सकते हो, क्योंकि सब आपसे यही पूछ रहा है कि पैसा नहीं है। तो इसी का आंसर देना सीख लो, इसी का आंसर देना सीख लो, सबको आंसर कर पाओगे, सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे मुझे अभी कोई मिले थे, एक वसीम भाई पाकिस्तान से, तो उन्होंने कई यूट्यूब से मेरा नंबर निकाला होगा। फिर वहां पे मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ, इस चैनल पे। तो उन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया। अच्छा, जूम का मीटिंग का लिंक उनको मिलता नहीं था, तो वो क्या करते थे, डेली यूट्यूब पे आते थे, डेली यूट्यूब के माध्यम से देखते थे। फिर उन्होंने कहीं से मेरा नंबर अरेंज किया, मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि सर आपसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ, आपकी मीटिंग सुनता हूँ, आपका प्लान भी बहुत अच्छा, होस्टिंग आप बहुत अच्छे करते हैं, बड़ी मतलब जितनी तारीफ होनी थी वो सब करी। मैंने कहा ठीक है सर, मुद्दे पे आते हैं, बताएं क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला सर मैं अल्फाविन ज्वाइन करना चाहूँ। मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, आपके पास यूएसडी पड़ा है? बोले नहीं सर, ट्रस्ट वॉलेट है और मैंने काम भी किया हुआ है, अच्छा लीडर हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। अब जैसे ही मैंने सुना कि पैसे नहीं है, क्या आंसर करते हैं आप? मुझे नहीं पता लोग इसका आंसर क्या करते हैं। मेरे जो पहला सेंटेंस था वो ये था कि सर आप बताओ कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप अल्फाविन क्यों ढूंढ रहे होते, या मैं क्यों अल्फाविन कर रहा था? प्रॉब्लम तो यही है कि पैसे नहीं है, इसीलिए तो इस काम को करना है। उसकी प्रॉब्लम उसके लिए अपॉर्चुनिटी बना दी, उसकी प्रॉब्लम को उसकी अपॉर्चुनिटी बना दी मेरे भाई। ये होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, और उसके बाद 1-2 लाइन और ऐड कर दो। सर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बैठ के रोते रहो जिंदगी भर कि पैसे नहीं है,
या मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, आप मेरे साथ आओ, काम करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे हिसाब से काम करो सर, 6 महीने के अंदर आपको 50,000 रुपए पर मंथ का आदमी बना दूंगा, लेकिन यू शुड बी फॉलो, आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है $30 लगा के आप जूम मीटिंग में भी नहीं आओगे, आप प्लान भी नहीं दिखाओगे, आप फेसबुक पे पोस्टिंग भी नहीं करोगे, और 6 महीने बाद कहोगे अरे नवीन सर आपने तो बोला था 50,000 रुपए महीने आएंगे। मेरे कितने आए? 3 ऑटो पुल आए, $10 का 800 रुपए की इनकम हुई, आपने बोला था 50,000 रुपए महीने आएंगे। तो आप इस तरीके से आंसर करें कि लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा इसमें और मैं ऐड कर देता हूं, जब हम लोगों ने इस पे बात करी ली कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपॉर्चुनिटी बना दीजिए, तो लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कीजिए। देखिए आज की डेट में लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, लोग मतलब डायरेक्टली बात करो तो लोग इस बात से दुखी नहीं है कि उनके पास दुख है, लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि दूसरे के पास सुख है। और एन एग्जाम्पल में जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि आज अगर एक व्यक्ति को आप समझा रहे हैं कि उसको 2.5 करोड़ आएगा तो वो खुश होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो आपका जानने वाला है तो दुखी जरूर हो जाएगा कि यार मैं $30 लगाऊंगा, $15 तो इसी को चले जाएंगे, ये तो $15 मेरे से कमा लेगा, वो ज्वाइन ही नहीं हो। उसको अपने 2.5 करोड़ की चिंता नहीं है भाई, 2.5 करोड़ आए ना आए भाई, इसको $15 नहीं जाने चाहिए। और यही रीजन है मेरे भाई कि अभी तक मैंने अपने तरफ से अपने किसी रिश्तेदार को प्लान नहीं बताया। बहुत सारे लोग फोन करते हैं आज, क्योंकि हमने अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लिया, अपने हाव भाव को चेंज कर लिया, अपने रहने के तरीके को चेंज कर लिया, है ना। ये चीजें इंप्रेस करती है लोगों को, और लोग आके आज पूछते हैं कि यार करते क्या हो, क्योंकि आज से पहले एनिवर्सरी तो पहले भी होती थी ना, 10 साल शादी होती मेरी, हर साल एनिवर्सरी मनाते थे। क्या देते थे गिफ्ट में यार? फोटो फ्रेम, फूलों का गुलदस्ता। इस बार क्या दिया? हीरे की मूर्ति, डायमंड रिंग, वो भी एक नहीं 2-2। कहां से आया? नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो जो लोग कल देख रहे थे एनिवर्सरी, वो आज भी देखते हैं स्टेटस में। उनको रात को नींद नहीं आती कि यार ये लड़का नौकरी छोड़ के गया और आज ये 1-1 लाख रुपए के गिफ्ट लेके आता है। कई लोग तो आपस में बात करते हैं नकली है, नकली है, नवीन सर ने 100 ग्राम का जंजीर पहना वो भी नकली है। तो मेरे भाई अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लो कि आपके जानने वाले लोग आपके बारे में पूछने लगे, और इमोशनली कनेक्ट करो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उनको ये बताने से बेहतर है कि कितने लेवल का इनकम आ रहा है, उनको ये बताओ कि उनका बेनिफिट क्या होगा, अपना बेनिफिट नहीं बताना उसको। लोगों के साथ जो एक भावनात्मक रिलेशन होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा मेरा दोस्त जा रहा था, इलेक्ट्रिशियन है, घर घर जाके वो बोर्ड बनाता है। मैंने उससे हाल चाल किया, मैंने कहा भाई कब तक करेगा ये, जिंदगी कट जाएगी इसमें? कहता है नहीं भाई क्या करूं बताओ। मैंने कहा मेरे पास एक काम है, आजा समझ ले, देखते। वही बोलता तू जुड़ जा, मुझे $15 मिलेंगे, नहीं आता। अभी उसको समझ में आया कि जिंदगी भर वो पेचकश लेके घूमने से बेहतर है कुछ बता रहा है, पार्ट टाइम में कर लूंगा, मुझे इनकम आएगी, आके समझ के गया। तो ये भावनात्मक लगाव जो है, इमोशनली कनेक्शन बहुत जरूरी है। और इमोशनली कनेक्शंस का एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को। मीटिंग एंड की तरफ ही है और बहुत सारा लेट भी हो रहा है, लेकिन 5 मिनट और बने रहिएगा। 5-7 मिनट में ही मीटिंग को मैं क्लोज करूंगा, एक बार समराइज करके। मुझे याद है मैं कंपनी में था, अपने काम कर रहा था, और उस समय सोनी टीवी, सोनी की टीवी एलईडी एलसीडी जो होती है वो इंडिया में नंबर 1 थी सेलिंग में। सैमसंग का कोई नामो निशान नहीं था इन टीवी इंडस्ट्री, मोबाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी में कोई सैमसंग का एलईडी एलसीडी नहीं खरीदता। अचानक से उसने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, टॉप 10 में भी नहीं आता था, और अचानक से 3 दिन के अंदर सैमसंग नंबर 1 पे पहुंच गया। इस बात को समझिएगा। आई थिंक हम लोग YouTube पे लाइव तो नहीं है, बट फिर भी हमें ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए।
वो ब्रांड जो है रातों रात नंबर 1 पे आ गया। रीजन क्या? एक एडवर्टाइजमेंट, एक टीवी एड चलता है और 3 दिन के अंदर कंपनी वो टीवी एड क्या था याद करो। आज जो लोग इंडिया के हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं टीवी पे देखा होगा। उस एड में दिखाता है कि कुछ अंधे बच्चे होते हैं जो एक सिंगिंग कंपटीशन में गए होते हैं लाइक इंडियन आइडल, और उनके जो कुछ और साथी होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो घर पे टीवी पे उनको सुनने वाले होते हैं, क्योंकि देख तो सकते नहीं, सुनने वाले होते हैं। लेकिन अचानक टीवी खराब हो जाती है, समझिएगा, टीवी खराब हो जाती है और उनका घर पहाड़ों के बीच में होता है, ऊपर बहुत ऊपर चढ़ाई पे उनका घर होता है। वो कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, 2 टेक्नीशियन जो है गाड़ी लेके वो पहाड़ों के बीच में, मतलब गाड़ी उल्टी सीधी करते उसके पास पहुंच भी जाते हैं, और जैसे ही टीवी बना के सही करते हैं वो अंधा बच्चा गाने की स्टार्टिंग कर रहा होता है। इमोशनली उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज कर लिया इस एडवर्टाइजमेंट से, और उन्होंने कई चीजें बता दी। अंधे लोग भी उनकी टीवी देखते हैं, सुनते हैं, पहला पॉइंट। इसको निगेटिवली मत लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब अलग है। दूसरी चीज, उनकी सर्विस बहुत फास्ट है। वो तीसरी चीज कि वो वहां पे भी सर्विस देते हैं जहां पे गाड़ी लेके जाना मुश्किल है। और चौथी चीज, ह्यूमन वैल्यूज की बहुत कदर है उनको। वो लोगों की वैल्यू करते हैं। उनको पता है कि उसके लिए, उन 2 बच्चों के लिए जो ब्लाइंड है और अपने दूसरे ब्लाइंड साथी को सुनना चाहते हैं, उनके अंदर वैल्यूज है, और उन्होंने इतनी मुश्किल से समय से पहले जाके उस टीवी को पहाड़ों के ऊपर सही करके आ गए। इट इज द ह्यूमन वैल्यूज। और वो एक दिन था, आज तक वो फिर पीछे ही मुड़ के नहीं देखता उस सिस्टम। ये ऐड आप लोगों ने देखी, तो आप इमोशनली कितना कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ, उसकी प्रॉब्लम्स के साथ कितना कनेक्ट कर पाते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज दुनिया में, सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, दुनिया में सॉल्यूशंस बिकते हैं मेरे भाई, प्रॉब्लम्स नहीं बिकता। अब जब मैं बोलता हूं तो बड़ा स्ट्रेट बोलता हूं, कई लोगों को समझ में नहीं आता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है सीधी सीधी लाइन में कि आज दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत ऊंचाइयों पे गए हैं, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया है, उन्होंने दुनिया को कुछ सॉल्यूशन दिया, प्रॉब्लम्स के पार्ट नहीं थे वो। उदाहरण के तौर पे मार्क जुकरबर्ग फ्रॉम फेसबुक, दुनिया को क्या दिया सॉल्यूशन? लोग बिजी होते गए 90s में और एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, मिल नहीं पाते थे, उन्होंने क्या दिया? फेसबुक। लो जी, आप इधर बैठो, हम राजस्थान में बैठे हैं, एक दूसरे से बात करो, वीडियो कॉल करो, चैट करो, लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। अब रात को जो 10 बजे आके थक जाता था, वो कहता है 15 मिनट निकाल के पापा से बात कर लेता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या चल रहा। लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया, हिट हो गए ना पूरे दुनिया में, नंबर 1 पे आ गए। तो ये क्या था? ये प्रॉब्लम नहीं था, ये सॉल्यूशन था। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने लोगों को सॉल्यूशन दिया, और जो क्या है, वो सक्सेस हो गए। आज जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे अल्फाविन से क्या सॉल्यूशन मिल सकता है? अल्फाविन किस बात का सॉल्यूशन दे सकता है? यार प्रॉब्लम्स ढूंढो, आपके अदर जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स था। सबसे पहला प्रॉब्लम, बहुत सारे सिस्टम है जो लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है और आपके पास सॉल्यूशन है कि आप 100% ब्लॉकचेन है, 100% डिसेंट्रलाइज है। प्रॉब्लम भी आप जान गए, सॉल्यूशन भी जान गए, आप दे दो ना सॉल्यूशन। दूसरा प्रॉब्लम की बात करूं, आज हजारों सिस्टम डेली आते हैं, डेली बंद होते हैं, 1.5 साल से अल्फाविन जगह पे खड़ा है। प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है। जितने भी सिस्टम है, वहां पे किसी भी सिस्टम का क्रिएटर जो है वो खड़ा नहीं है, साथ में नहीं है, लोग जानते नहीं है। मुकेश सर कहते हैं मिस्टर इंडिया होते हैं, दिखाई नहीं देते, सुनाई देते। आज मनोज सर आपके साथ खड़े हैं, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों है। प्रोडक्ट बेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। यार जितनी टीम वो 10,000 टीम बना के कमाएगा, उतनी आप 1,000 टीम बना के कमा लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? पैसे के लिए आए हो ना मेरे भाई। आप स्वदेशी को प्रमोट करने आए हैं तो अलग बात है,
आप दवाइयां लोगों को पतला करने आए हैं तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट जब मैं ये बोलता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए वर्ल्ड का बेस्ट मोटापा कम करने की दवाई है, लेकिन बेचोगे किसको? किसको बेचोगे? आपको एक मोटा व्यक्ति चाहिए, सबको नहीं बेच सकते, और बेच रहे हो तो गलत कर रहे हो। दुबले आदमी को दुबला होने की दवाई तो नहीं बेचोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास बेस्ट मेडिसिन भी हैं, बेस्ट क्रीम्स भी हैं, कुछ भी है, लेकिन उसका एक कस्टमर है, उसका एक कैटेगरी है कि इस तरीके के लोगों को ये दवाई बेच सकती है। शुगर की दवाई है तो पहले ढूंढो घर घर जाके कि किसके घर में शुगर वाला है, उसको ही तो शुगर की दवाई बेचोगे। लेकिन अल्फाबेट में क्या ऐसा कुछ है? हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में अपना इनरोलमेंट करा के करोड़ों रुपया कमा सकता है। तो जब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप दोगे तो दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता और आप हिट हो जाओगे। खैर, समय अभी जो है मर्यादा में रहना है। आपको करना क्या है कि आप जिस तरीके के आपके ऑब्जेक्शंस आते हैं, कई बार ऐसा होगा आपके लाइफ में कि कोई ऑब्जेक्शन आएगा और उस ऑब्जेक्शन का आप आंसर नहीं कर पाएंगे, या आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, टिप एंड ट्रिक्स में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ कॉलम बना लीजिए और ऑब्जेक्शंस का टाइप लिखें और किस तरीके क्या ऑब्जेक्शन था उसको लिखते जाए। आज किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा और शायद आपको लग रहा है कि आपने सही तरीके से उसको आंसर नहीं किया, ये आप खुद से जज कर लीजिए। हर डेमो देने के बाद, हर प्लान प्रेजेंटेशन के बाद एक आदमी को ये एहसास हो जाता है कि उसने कैसा प्लान प्रेजेंटेशन किया या उसने ऑब्जेक्शंस का हैंडलिंग कैसे किया, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे किया। तो आप, अगर आपको 1% भी खुद पे डाउट है कि नहीं यार शायद मैं ये चीज सही नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना है मेरे भाई कि आपको उस ऑब्जेक्शंस को लिख के रखना है। और जब भी आप किसी अपलाइन से बात करते हैं, आप उससे ये पूछ सकते हैं या खाली समय में बैठ के ये सोचें कि इस ऑब्जेक्शन का और बेहतर जवाब क्या हो सकता था, क्या एग्जाम्पल दे के मैं समझा सकता था कि ये इस तरीके से इस चीज को हम लोग दे सकते हैं। और टिप एंड ट्रिक्स में और छोटी छोटी बातें हैं कि आपको इंटरप्ट नहीं करना है लोगों को। जब वो बोल रहे होते हैं तो बीच में उनको नहीं रोकना है, आपको पूरी तरीके से उनको सुनना है। उस कस्टमर की जो जरूरत है, कस्टमर के जो क्वेश्चन है उस पे ध्यान देना है। एज्यूम नहीं करना है, पहले से नहीं मान लेना है कि यही पूछ रहा होगा या इसीलिए पूछ रहा होगा, ऐसा भी नहीं करना है। और एक चीज और, ये बहुत ही खास बात है, और जब आप किसी बड़े पोस्ट पे जाते हैं, खास तौर पे बिजनेस में, तो ये बहुत विवादित लाइन है लेकिन बहुत अच्छी लाइन है। पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, अपने आप को उसके सामने झुका लो। ये सबके लिए नहीं है, फिर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो आपसे तार्किक बातें करते हैं, जो उल्टी बातें करते हैं उनके लिए नहीं। आप कई बार किसी शोरूम में जाते हैं, और जब मैं रिटेल सेक्टर में था, जब मैं ये रिटेलिंग का काम देखता था, तो मैं हमेशा एनालाइज करता रहता था। मैं देखता था एक फ्रिज लेने वाला व्यक्ति, वो फ्रिज किराने की दुकान से, मतलब सॉरी, जो नॉर्मल दुकानें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक की, वहां से ले सकता है 12,000 रुपए, लेकिन वो मॉल में जाके लेता है। ठीक है, मॉल में जिसके पास पैसे हैं, मॉल में स्टोर्स होते हैं ना, क्रोमा, विजय सेल्स, रिलायंस, वहां से जाके लेता है, 2,000 रुपए महंगे दे के ले आएगा, लेकिन वो लेगा वहां से। अब इस पे जब आप गौर करोगे, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो 2,000 रुपया महंगा दे के लेके आते हैं? आईफोन जो है सस्ते मिल जाते हैं स्टोर्स पे, तो वो कच्चा बिल देते हैं, वो सस्ता करके दे देते हैं, लेकिन शोरूम पे जाओ एमआरपी पे मिलता है, मतलब मॉल के अंदर, फिर भी लोग मॉल से लेना पसंद करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे जो मैनेजर होता है ना, जो मैनेजर होता है उसको ट्रेनिंग हुई होती है। कौन सी? जो आप अभी ले रहे हो, यही ट्रेनिंग होती है, इससे एक लाइन भी इधर उधर नहीं होता। और अगर आपके फोन में या आपने जो भी खरीदा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया और आपने जाके उसको 4-5 गाली दे दी, मेरे भाई, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो हाथ पे हाथ रख के खड़ा रहेगा, सर झुका के बोलेगा, सर सॉरी, मैं अभी बात करके इसको देखता हूँ कि इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। सर के लिए पानी भी मंगाएगा, कोक भी मंगाएगा और देगा भी। और वही
डिफरेंस दुकान वाले ने आपको 2000 सस्ता दिया था, और अगर आपने जाके उल्टी बात करी ना, तो बोलेगा रामू आ इसको निकाल बाहर, निकाल इसको, देखते हैं, निकाल इसको, उठाकर फेंक इसको। और ऊपर से ये बोलेगा चला जा कस्टमर केयर पे जाके बात कर ले, मैंने ठेका नहीं ले रखा तेरा। मेरी बात समझ गए? तो इसीलिए ये प्रीमियम जो है कि अपने आप को हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के सामने झुका के रखें, लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने, उन लोगों के सामने नहीं जो आपको गलत तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए आए। ऐसा नहीं कि उनके सामने भी झुक जाओ, गांधी जी वाला जमाना चला गया। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी आज के लिए दोस्तों। रोल प्ले भी हम लोग कर सकते थे आज, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। ये स्लाइड है, इस पे एक बार और आप लोग ध्यान करिएगा कैसे हम लोगों को ओवरकम करना है। तो मैंने बात किया था, सबसे पहले सुनना है, फिर रिपीट करना है, फिर उसको समझना है, उसके बाद आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, फिर उसको कंफर्मेशन करना है। और अगर इन सब के बीच में छोटे छोटे ब्रांड एम्बेसडर बना लो तो अच्छा है। और जो प्रॉब्लम्स आती है, जिनका आंसर नहीं दे पाते, उनको लिख के रखना है। तो ये समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, बातें करने के लिए बहुत सारी है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग इससे लाभान्वित भी होंगे, आप सभी लोगों को इससे बेनिफिट होगा, आप सभी लोग इसका यूज करेंगे। और जो भी लोग रहेंगे, आप सभी लोगों को मैंने मीटिंग के स्टार्ट में भी बोला था कि हम लोग इसको रेगुलर करेंगे, इस मीटिंग को। और काफी मैं सोच रहा था कैसे रेगुलर करेंगे, अभी मेरे दिमाग में आया है कि आज 7 तारीख है दोस्तों, 8, 9 और 10, 3 दिन ये मीटिंग नहीं होगी।